नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब ने हिमालय की उन खूबसूरत बर्फीली वादियों के बारे में सुना है ना? लेकिन जरा सोचिए, उन्हीं चोटियों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, सन 1962 में एक ऐसी जंग लड़ी गई थी जिसने भारत और चीन के रिश्तों की पूरी कहानी ही पलट के रख दी। आज की इस क्लास में हम 1962 के उसी युद्ध, उसकी घटनाओं और उससे मिले गहरे सबकों को डिकोड करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा क्या है? बहुत ही सिंपल है। हम शुरुआत करेंगे विवाद की जड़ों से, फिर समझेंगे फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी, उसके बाद युद्ध कैसे भड़का, रिजांगला में हमारे जवानों की वो अदम्य वीरता, युद्ध के बाद भारत की नई रक्षा रणनीतियां, और आखिर में आपके सोचने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी सवाल। भाग 1, विवाद की जड़ें। अब देखिए, किसी भी विवाद की जड़ अक्सर इस बात पर टिकी होती है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। 1962 के युद्ध का मूल कारण भी दो बिल्कुल अलग दावों में छिपा था। एक तरफ थी मैकमोहन लाइन, जो ब्रिटिश दौर में खींची गई थी और जिसे भारत अपना आधिकारिक बॉर्डर मानता था। लेकिन पेच ये था कि चीन ने इसे कभी माना ही नहीं। इतिहास के स्टूडेंट्स के तौर पर आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जब दो पड़ोसी देश एक ही नक्शे को अलग अलग चश्मे से देखते हैं तो टकराव की जमीन कैसे तैयार होने लगती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अक्साई चीन की भौगोलिक स्थिति को इमेजिन कीजिए। उत्तर में शिनजियांग, दक्षिण में तिब्बत और बीच में ये अक्साई चीन का इलाका। एकदम वीरान, कड़कड़ाती ठंड और भयंकर ऊंचाई वाला क्षेत्र। अब हुआ ये कि चीन ने इस दुर्गम इलाके में बड़ी ही खामोशी से एक रणनीतिक सड़क बना डाली, जो शिनजियांग को सीधा तिब्बत से जोड़ती थी। और जब तक इस बात की भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच कहूं तो अक्साई चीन के इसी सन्नाटे में भविष्य के युद्ध के बीज बोए जा चुके थे। भाग 2, फॉरवर्ड पॉलिसी का दौर और बढ़ता तनाव। 1950 के दशक में एक नारा बहुत गूंजा करता था, हिंदी चीनी भाई भाई। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, मानो दोनों देशों के बीच कितनी गहरी दोस्ती हो। लेकिन इन खूबसूरत राजनीतिक नारों के पीछे की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। हकीकत ये थी कि बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच छोटी छोटी झड़पें लगातार बढ़ती जा रही थी। ये हमें सिखाता है कि जो बातें कागज पर या नारों में अच्छी लगती हैं, जरूरी नहीं कि जमीन पर भी वैसी ही हों। अब इस बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक कदम उठाया जिसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है। इसका सीधा सा मकसद था अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना, जिसके लिए छोटे छोटे बॉर्डर पोस्ट यानी चौकियां बनाई गई। भारत के नजरिए से अपनी रक्षा का एक तरीका था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर धारणा ही सब कुछ होती है, राइट? चीन ने भारत के इस कदम को अपनी सुरक्षा के बजाय सीधा उकसावा मान लिया और यहीं से हालात तेजी से हाथ से फिसलने लगे। भाग 3, युद्ध की शुरुआत। और फिर वो दिन आ ही गया। 1950 के दशक की वो बेचैनी और छोटी झड़पें अचानक एक बड़े तूफान में बदल गईं। तारीख थी 20 अक्टूबर 1962। एक सर्द सुबह जब चीनी सेना ने लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर सीमा तक अचानक एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। हर तरफ बस खौफनाक मंजर था। और फिर लगभग एक महीने की इस भारी और विनाशकारी लड़ाई के बाद नवंबर 1962 में चीन ने अचानक एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। लेकिन जरा रुकिए, ये युद्ध सिर्फ गोलियों और तोपों से नहीं लड़ा जा रहा था। हमारे जवानों का सामना एक और बड़े दुश्मन से था, और वो था वहां का भयानक मौसम। खून जमा देने वाली ठंड, भारी बर्फबारी, खतरनाक ऊंचाई और बेहद सीमित संसाधन। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ दुश्मन की विशाल सेना और दूसरी तरफ प्रकृति का ये कहर। ऐसी नामुमकिन सी परिस्थितियों में भी डटे रहना, ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए एक अलग ही स्तर के साहस की जरूरत होती है। भाग 4, रेजांगला की वीरता और सर्वोच्च बलिदान। इसी अकल्पनीय साहस की एक जीती जागती मिसाल है रेजांगला का युद्ध। ये इतिहास में इंसानी जज्बे, अदम्य साहस और कभी ना हार मानने वाली जिद का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इमेजिन कीजिए, तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे है और सामने से दुश्मन की एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। ऐसे में मेजर शैतान सिंह और 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के उन मुट्ठी भर जवानों ने जो किया, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब बात देश की हो तो इंसान का हौसला किस हद तक जा सकता है। वहां के संस्मरणों में एक बात बहुत गहराई से दर्ज है। गोलियां खत्म हो गईं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। जी हां, लड़ाई के दौरान हमारे जवानों के पास गोला बारूद पूरी तरह खत्म हो गया था।
उन्हें पता था कि मौत सामने खड़ी है, लेकिन उन्होंने एक कदम भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये राष्ट्र के प्रति उस सर्वोच्च बलिदान की कहानी है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। भाग 5 युद्ध के बाद की नई रक्षा रणनीतियां। 1962 के इस युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया, खासकर हमारी सैन्य सोच को। अगर हम तुलना करें तो 1962 से पहले की फॉरवर्ड पॉलिसी काफ़ी कमज़ोर थी। उसमें पोस्ट छोटे थे और संसाधनों की भारी कमी थी। लेकिन इस भयंकर झटके के बाद भारत ने अपनी रक्षा रणनीतियों को पूरी तरह से आधुनिक बनाना शुरू किया। सेना की संख्या बढ़ाई गई, संसाधन बेहतर किए गए और उन कमज़ोर चौकियों की जगह एक बेहद मजबूत और हाई अलर्ट रक्षात्मक ढांचा तैयार किया गया। सच कहें तो इस युद्ध में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा और अक्साई चिन के एक बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा भी हो गया। लेकिन इसी हार ने भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार होने की एक नई और मजबूत राह भी दिखाई। एक देश के रूप में हमने ये कड़वा सबक सीखा कि देश की सुरक्षा सिर्फ अच्छे इरादों या कूटनीति के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए एक मजबूत सैन्य ढांचा और हथियारों का आधुनिकीकरण होना बहुत बहुत जरूरी है। भाग 6 विचार के लिए प्रश्न। अब कुछ चिंतन का समय। इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक हिस्ट्री स्टूडेंट के तौर पर आप कुछ बातों पर गहराई से विचार करें। पहला सवाल, अक्साई चिन का वो वीरान और बर्फीला भूगोल 1962 के युद्ध का एक इतना बड़ा कारण कैसे बन गया? जरा सोचिए कि कैसे एक बंजर इलाका दो बड़े देशों के बीच की राजनीति और टकराव का केंद्र बन सकता है। भूगोल इतिहास को कैसे दिशा देता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और आज का आखिरी सवाल, रेजांगला में हमारे जवानों ने जिस तरह अकल्पनीय बाधाओं और सीमित संसाधनों के बावजूद अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उससे हम क्या सीख सकते हैं? जब हालात पूरी तरह से आपके खिलाफ हों, तब साहस और अपनी ड्यूटी निभाने का असल मतलब क्या होता है? इन सवालों के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो सबक हैं जो हमें बेहतर बनाते हैं। आज की ये क्लास यहीं खत्म होती है। सीखते रहिए और विचार करते रहिए।